नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। लोक भवन भोपाल में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए और नव आयुक्तों को शपथ दिलाई है। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सूचना का स्वतंत्र प्रवाह लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है और नए आयुक्तों को जनता के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राज्य सूचना आयुक्तों ने शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण किया और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने का संकल्प लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री ने बैठक के बाद प्रेस को जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भलाई और विकास को प्राथमिकता दे रही है और इसके साथ ही कैबिनेट निर्णयों से दिशा में उठाए गए कदम है। सरकार ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी जनता तक जल्द पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम 14 अप्रैल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन है, उसको 8 से 14 तक जयंती का पूरा कार्यक्रम हर जिले के अंदर प्रभारी मंत्री बनाए और प्रभावी रूप से अंबेडकर जयंती का समारोह हर जिले में हो तथा इसका राज्य स्तरीय समारोह भिंड के अंदर किया जाएगा। इसी के साथ संत रविदास जयंती का यह वर्ष 31 मार्च 27 तक सामाजिक समरसता के वर्षों की पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके निर्देश आगे इसमें दिए जाएंगे। इसी के साथ में गेहूं की खरीदी जो 10 तारीख से निश्चित की गई थी, वह 9 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है और इसमें लघु व सीमांत छोटे किसानों का पंजीकृत गेहूं पहले खरीदा जाएगा। इसके बाद में बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएगी। इस वक्त 78 लाख मीट्रिक टन की सीमा प्राप्त हुई थी, इसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। 19,04,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो पिछले वर्ष से करीब 3.5 लाख अधिक है। इस वर्ष 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं तथा 2,625 रुपये, जिसमें 40 रुपये का बोनस राशि मध्य प्रदेश की ओर से शामिल की गई है, वह दिया जाएगा। गेहूं की खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धि हमने सुनिश्चित करी है और सभी जिलों में 9 तारीख से गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। पिछले दिनों में मध्य प्रदेश को नए 4 लेन की ओर स्वीकृति हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण है, इटारसी बैतूल सेक्शन में जो टाइगर कॉरिडोर है, वह 22 किलोमीटर का 758 करोड़ रुपए में स्वीकृत हुआ है। इसी के साथ निवाड़ी में और झांसी को जोड़ने वाले 15 किलोमीटर का बाईपास और ओरछा के तिगेला का निर्माण, यह मिलाकर के 631 करोड़ रुपए के बाईपास व 4 लेन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनसे हमारे व्यापारिक व आर्थिक पर्यटन के अंदर बढ़ोतरी होगी। यह सौगात हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री के राजमार्ग के मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दी गई और उनका आभार माना गया है। पिछले दिनों ही 3 अप्रैल को उज्जैन में एक महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आईआईटी के, इसरो के व अन्य वैज्ञानिकों ने सहभागिता करी और इससे
उज्जैन की जो गौरवशाली पहचान थी काल गणना के लिए, जो महाकाल कहते हैं, उसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी एवं विचारक तथा समाज सेवी सुरेश सोनी जी वहां उपस्थित है और एक उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी उसमें किया गया। इसमें भूमध्य रेखा कर्क रेखा का कटाव केंद्र बिंदु जो पहले उज्जैन में था, अब उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डोंगला में शिफ्ट हुआ है, जहां पर एक वेधशाला का निर्माण भी ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। 31 मार्च को एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन आयोजित किया गया। एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन में यह एक नया प्रयोग और पहला प्रयोग था। इसमें हर राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन कैसे दें, एक दूसरे के सहयोग से उनके निर्यात की संभावना है, ओडीओपी प्रोडक्ट की निर्यात की संभावना है और उसके साथ में उद्यम के अलावा भी पर्यटन अन्य आध्यात्मिक केंद्रों के अंदर किस तरीके की सहभागिता हो सकती है, उसके बारे में चिंतन मनन हुआ। और पहला एमओयू काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र प्राधिकरण और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के बीच किया गया। यह अपने आप में पहला एमओयू है कि जिससे उनके दोनों जगह के अनुभवों को साझा करते हुए भविष्य योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ओडीओपी प्रोडक्ट के भी बारे में चिंतन किया गया कि उन प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे किया जाए तथा वाराणसी में पहली बार सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन हुआ। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पे आपने भोपाल में भी वह कार्यक्रम देखा होगा, एक भव्य रूप से वह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका नाट्य मंचन वहां हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित थे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया है कि ऐसा है एक नाट्य मंचन अयोध्या में भी होना चाहिए, अयोध्या के राम मंदिर में, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण काल को जजेस ने स्वीकार करा है कि विक्रमादित्य के काल में इस मंदिर का, जब अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और उस समय वहां पर 22 के करीब नए मंदिरों का निर्माण अयोध्या में हुआ था, तो जो उस समय नाट्य मंचन का कार्य हुआ। और इसी के साथ में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो मुख्यमंत्री निवास के बाहर भी लगी है, जो उज्जैन में भी स्थापित की गई है, वही एक घड़ी वहां पर भेंट की गई और काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित हो चुकी है। तो यह जो कोई महत्वपूर्ण कार्य थे जिनको मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख भी करा हुआ, निर्देश भी दिए। इसी के साथ में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इसमें महत्वपूर्ण था मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील में कोतमा की एक लिफ्ट इरिगेशन की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें 3500 हेक्टेयर तक में करीब 120 ग्रामों में 1358 परिवारों को लाभ मिलेगा और यह योजना 88.41 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई। और मंदसौर जिले के अंदर इन सारी योजनाओं को पुरानी और नई स्वीकृत करने के बाद अब 77% जितनी वहां पर सिंचित भूमि है, हो सकती है 77% तक में सिंचित व्यवस्था वहां पर की जा चुकी है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय और कैबिनेट ने लिया है वित्तीय प्रबंधन के ऊपर। वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान FTRI फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में 7 शालाएं अभी चल रही है जो अलग अलग स्थानों पर संचालित है, उनका एकीकरण करके और इसे यहाँ भोपाल के अंदर अब प्रारंभ किया जाएगा। RCPV नरोना प्रशासनिक अकादमी की अधोसंरचनाओं का उपयोग करते हुए IIM देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थान, फाइनेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनका समावेश करते हुए मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल व्यवस्थाओं के बारे में सारे अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेन करना, इसी के साथ में कई विषयों पर शोध करना, रिसर्च वर्क हो फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर और बजट वो उसके आकलन वो अगले जो हमारी सारी व्यवस्थाएं जो राज्य की है उनके अंदर एक उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और यह इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से अपने आप में पूरे देश के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान लेगा, क्योंकि इसकी कार्य योजना
बड़ी गंभीरता से और 3-4 बड़े इंस्टीट्यूट को इसमें जोड़ करके किया गया। इसके पद सृजन और ये राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अभी जो वर्तमान शालाएं चल रही है उनका समावेश इसके अंदर किया जाएगा। किसानों के लाभ के लिए गेहूं की उपार्जन के साथ बाद ही चना एवं मसूर के उपार्जन का भी निर्णय कैबिनेट ने लिया है और इसके लिए 3174 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। चना एवं मसूर का जो राशि है यह अभी वर्तमान में 5,875 रुपए चने के, वो मसूर के 7,000 रुपए के एमएसपी का भाव है, जबकि वर्तमान मॉडल रेट 5,000 रुपए चने का है और मसूर का 5,800 है। तो यह इन दोनों फसलों का मसूर का इस वर्ष उपार्जन किया जाएगा। 25% का उपार्जन फसल की गणना से किया जाता है केंद्र सरकार के अनुमोदन पर। तो यह कार्य भी इस वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जो छात्र गृह योजना चल रही है उसमें करीब 2,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अब उसे प्रति माह दिल्ली के खर्च की और सारी देखते हुए अब 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति का पहले से ही 10,000 कर दिया गया था। अनुसूचित जाति वर्ग इसमें वंचित रह रहा था, तो आज वह निर्णय भी लिया गया और उसके साथ में पहले 50 बच्चों को यह दिया जा रहा था। अब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में भी 50 बच्चे और ग्रेजुएशन में 50 बच्चे, इनको 10-10 हजार रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। उज्जैन के अंदर सिंहस्थ को देखते हुए इसको रीजनल उड़ान के अंदर उड़ान योजना में उज्जैन हवाई पट्टी को शामिल किया गया है और उसके लिए 590 करोड़ रुपए की जमीनों की अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। यह पूर्व में योजना स्वीकृति, इसका अनुमोदन किया गया है और यह उड़ान योजना के तहत इसके पूरे एयरपोर्ट का निर्माण का सारा कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और यह योजना बड़ी गति से आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। बाकी वाणिज्य कर की विभाग की 8 योजनाएं की निरंतरता 2952 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। वन क्षेत्रों की कार्य योजना और उसकी निरंतरता के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में 5 राज्यों की बता दें कि रीजनल कृषि कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। साथ ही भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, एफपीओएस और बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली संस्थाएं भी उपस्थित रहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो विशेष रूप से राज्यों की कृषि जलवायु के अनुसार आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले खरीफ और रबी की फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होते थे, लेकिन समय की कमी के कारण इसमें व्यापक चर्चा नहीं हो पाती थी। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर जोर दिया कि यह पहल किसानों के लिए वैज्ञानिक मार्गदर्शन और फसल उन्नति में महत्वपूर्ण साबित होगा। आज हमारे 5 राज्यों की रीजनल कॉन्फ्रेंस कृषि के संबंध में राजस्थान की राजधानी जयपुर में संपन्न हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन 5 राज्यों के माननीय मंत्रीगण आज यहां हैं। राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां हैं। भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी आज इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, विशेषकर आईसीआर के, कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान, एफपीओज, बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली सारी संस्थाएं, जिनमें नेफेड और एनसीसीएफ भी शामिल है, आज इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। ये देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है कृषि की। पहले खरीफ और रबी की फसल के लिए
राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस होती थी, लेकिन समय के अभाव में उसमें विस्तार से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श नहीं हो पाता था। इसलिए इस बार से हमने ये परंपरा शुरू की कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की खाद्य सुरक्षा इसी पर निर्भर है, और किसान उसकी आत्मा है, तो उसकी आजीविका को बेहतर बनाना यह भी हमारा धर्म है। इसलिए हम 5 ऐसी रीजनल कॉन्फ्रेंसेज अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से देश के सब राज्यों की मिला के 5 रीजनल कॉन्फ्रेंसेज करेंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के विषयों पर चर्चा हुई है। एक तो हर एक राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, जलवायु अलग है, मिट्टी अलग है, पानी की उपलब्धता अलग है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हर एक राज्य का एक अलग कृषि रोड मैप बनाया जाएगा, और कृषि का रोड मैप बनाने के लिए भारत सरकार के अधिकारी, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और राज्य सरकार के कृषि मंत्री, उनकी पूरी टीम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र सम्मिलित रहेंगे। तो हम हर एक राज्य का अलग कृषि रोड मैप बनाएंगे और किसानों को उसके आधार पर सलाह देंगे कि यहां कौन सी फसल की कौन सी किस्म, कौन सी कृषि पद्धति से बेहतर होगी। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक विकसित कृषि संकल्प अभियान पिछली बार हमने पूरे देश में एक साथ चलाया था, लेकिन अलग अलग राज्यों में कृषि के मौसम अलग अलग है, बुआई और कटाई के सीजन भी अलग है और फसलों के प्रकार भी अलग है। इसलिए इस बार यह तय किया है कि राज्य अपना विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाएंगे, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी और वैज्ञानिक, सारे 16,000 वैज्ञानिक हमारे पास हैं, वो सब भाग लेंगे और किसानों से सीधे संवाद करके जो चीज लैब में जिसका अनुसंधान होता है उसको लैंड तक, मतलब किसानों के बीच तक पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, कांग्रेस विधायक उमन सिंगार ने मध्य प्रदेश में किसानों के बकाया भुगतान और नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 6.4 मिलियन से अधिक किसानों के खाते हैं और 8,600 करोड़ से ज्यादा राशि उनका बकाया है। जैसा कि लोकसभा उत्तर में उल्लेख किया है, सिंगार ने बताया कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि किसानों को मूंगफली की खरीद में परेशानी हुई, प्याज सड़क पर फेंकी गई है और सोयाबीन की समय पर खरीद नहीं हुई है। लगातार तिथियां बढ़ाई जा रही हैं और किसान ओटीपी आधारित मोबाइल लॉगिंग में संघर्ष कर रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनित व्यापारियों से ही खरीदारी करती है, जिससे किसानों के हकों का हनन होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उन्हें संकट की ओर नहीं धकेलना चाहिए। सिंगार ने बीजेपी के किसान विंग और आरएसएस पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या वे अपनी सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 64 लाख से ज्यादा किसान खाते हैं। वो 86 करोड़ से ज्यादा किसानों पे कर्ज है, ऐसा लोकसभा के अंदर जवाब में दिया गया था। लेकिन मैंने सरकार को, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा। इसके पहले मूंग खरीदी को लेकर आपको पता है कि किस प्रकार किसान सड़कों पे आए। प्याज सड़कों पे फेंकता मध्य प्रदेश का, सोयाबीन समय पे खरीदी नहीं जाती है, तारीखें बढ़ा दी जाती है, या अज्ञान जो लोग हैं, निरक्षर जो किसान हैं, वो ओटीपी के इसमें तैयारी करते रहते हैं मोबाइल में। लेकिन सरकार चुनिंदा लोगों से खरीद के, व्यापारियों से, उन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उनसे खरीद के किसानों का हक छीनना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल किसानों के आंसू पोंछने के लिए किसानों को आप आत्महत्या न प्रेरित करें। इस प्रकार की आपकी जो रणनीतियां हैं, आपकी
कदम है वो किसान हित में नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसान संघ जो हमेशा आ जाता किसानों के हित में, वो आज क्यों चुप बैठा है? क्यों आरएसएस चुप बैठी है? क्या वो किसान संघ अपनी सरकार पर दबाव नहीं बनाएगा? क्या वो किसान संघ सिर्फ चुनाव में किसानों के हित में आएगा, भाजपा के हित में? मैं समझता हूं कि किसानों की लड़ाई पार्टी से ऊपर उठकर हर किसान की लड़ाई है, और उस किसान के लिए सरकार को सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार कहती है कि हम किसान के बल पे बनती है, तो किसानों के हित क्यों भूल जाते हो आप जब सरकार में रहते हो? तत्काल सरकार को, मुख्यमंत्री जी, आपने हल तो चलाया नहीं, लेकिन किसानों के दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से आवेदकों के लिए पहली बार समावेशी आउटरीच पहल शुरू कर दी गई है। इस पहल के तहत दृष्टिहीन आवेदकों के लिए ब्रेल पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं, जिसमें पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया, ईसीआर, नॉन ईसीआर श्रेणियां, दस्तावेज संबंधी सलाह, सामान्य और तत्कालीन योजनाएं और इसके साथ ही बता दें कि आवश्यक निर्देश शामिल हैं। कार्यालय में ब्रेल साइंस प्लेट्स भी स्थापित की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि बोलने और सुनने में असमर्थ आवेदकों के लिए साइन लैंग्वेज वीडियो लॉन्च किए गए हैं, जो कि बायोमेट्रिक से लेकर दस्तावेज सत्यापन और पासपोर्ट वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को दर्शाते हैं। वीडियो में क्यूआर कोड्स भी जोड़े गए हैं और इन पहलों का उद्घाटन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से विशेष जरूरत वाले आवेदकों को पासपोर्ट सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी और प्रक्रिया में और भी पारदर्शी आएगी। मादा टेकरी क्षेत्र में झाड़ियों में अचानक से आग लग गई। मौके पर मौजूद स्थानीय कर्मचारियों की मदद से फायर ब्रिगेड ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और आग पर काबू पाया। आग फैलने से बड़े नुकसान को टाला गया है और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अधिकारियों ने कहा कि समय पर कार्रवाई के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और बता दें कि अब जांच पूरे मामले की जा रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती संपन्न हुई है। इस अवसर पर बाबा महाकाल को भगवान गणेश के रूप में सजाया गया, जिस पर बता दें कि वैष्णव तिलक अंकित था। सैकड़ों भक्तों ने आरती के दर्शन और इसके साथ ही बता दें कि सुबह सुबह मंदिर में पहुंचना शुरू किया है। मंदिर प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया ताकि भक्तों को सहज और सुरक्षित दर्शन मिल सके। इस भस्म आरती का आयोजन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत ही शुभ अवसर माना जाता है। ग्वालियर शहर में मौसम ने अचानक से करवट ली है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई और नागरिकों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और तूफानी हवाओं का असर रह सकता है। बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी रही, लेकिन प्रशासन ने तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था की है और शहरवासियों ने मौसम में आए बदलाव को स्वागत योग्य बताया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।